एक वीडियो मैंने लेक्चर की यूट्यूब पे अपलोड कर दी है आप लोगों के लिए, ठीक है, जिसमें मैंने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के प्रेपरेशंस और रिएक्शंस को डिस्कस किया है, ठीक है, एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देता हूँ, ठीक है। 10-1 मिनट में इसका ओवरव्यू ले लेते हैं एक बार, तो उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। एरोमेटिसिटी क्या है और इसकी हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करनी है जो कि एलिफेटिक कंपाउंड से मुख्तलिफ होती हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम देखते हैं कि वो केमिकल बिहेवियर उसका बेंजीन से रिजेंबल कर रहा है, तो उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक कंपाउंड से मुख्तलिफ होती हैं, जो चंद एक यहाँ पे गिवन है। पहली प्रॉपर्टी कि उनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सजेस्ट करता है कि उनमें बहुत ज़्यादा अनसैचुरेशन मौजूद है, यानी उनमें डबल बॉन्ड्स की काफ़ी ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। लेकिन वो अनसैचुरेशन कंपाउंड्स का जो टेस्ट है, कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट, वो नहीं देते। यानी अगर कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, कोई डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है या ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड, तो वो KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट करके इस पोटेशियम परमैंगनेट का जो पिंक कलर होता है उसको डिकलराइज करता है। लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। हालांकि एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो बताता है कि इनमें अनसैचुरेशन है, लेकिन ये अनसैचुरेशन का टेस्ट देने में नाकाम हो जाते हैं। इसको बेयर टेस्ट कहा जाता है। तो ये बेयर टेस्ट देने में नाकाम हो जाते हैं, इसलिए इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है, लाइक नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन वगैरह, ठीक है। इसके बाद इनके भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लैट होते हैं। तमाम एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स फ्लैट होते हैं या नियरली फ्लैट होते हैं, ठीक है। हम एक्सरेज एनालिसिस के जरिए देखते हैं इस चीज़ को। और इनकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा, थर्मोडायनेमिकली ये तमाम मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये पता चलता है कि इनकी हीट ऑफ कंबशन बहुत कम होती है, ठीक है। तो इनको जलाया जाए तो हीट बहुत कम निकलती है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। तो ये जनरल इनके प्रॉपर्टी। इसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन हकल रूल, हमने हकल रूल के मेन पॉइंट्स बयान किए थे। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हमने मालूम करनी हो एरोमेटिसिटी, कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है या नहीं, तो उसके लिए एक रूल बनाया गया है जिसको हकल रूल कहते हैं। अगर कोई कंपाउंड हकल रूल फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक होगा। हकल रूल बेसिकली 3 रूल्स का कॉम्बिनेशन है। 3 रूल्स हैं इसमें। पहला रूल क्या है कि जो भी मॉलिक्यूल या आयन एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो करना चाहता है या एरोमेटिक होगा, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मॉलिक्यूल फ्लैट होना चाहिए या नियरली फ्लैट हो, ठीक है। यानी उसके तमाम एटम्स एक ही प्लेन के अंदर मौजूद होने चाहिए। फिर दूसरी बात कि उसमें साइक्लिक क्लाउड होना चाहिए, साइक्लिक क्लाउड, ठीक है, जैसे बेंजीन रिंग का होता है, ठीक है, ऐसे जैसे ये बेंजीन रिंग का साइक्लिक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो ये डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये मूव कर सकें, ठीक है। दूसरा रूल ये होना चाहिए। पहला रूल तमाम एटम्स एक ही प्लेन में। दूसरा रूल डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए, साइक्लिक, अबव एंड बिलो द प्लेन, ठीक है। और उसके बाद थर्ड इसका जो रूल है वो ये कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई क्लाउड, उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इस बेंजीन के अंदर। तो हम देखते हैं n की वैल्यू पुट करके कि क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन हमें हासिल होती है वैल्यू। n की वैल्यू आप 0 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हैं। 0 पुट करें, 0 4 0 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। आप 1 पुट करें, 4 1 टाइम 1 4, ठीक है, 4 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। जी हाँ, अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कंपाउंड, वो मॉलिक्यूल, आयन एरोमेटिक होगा। तो ये बेंजीन एरोमेटिक है क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो कर रहे हैं। तो ये 3 बेसिक रूल्स हैं किसी भी मॉलिक्यूल की एरोमेटिक होने के लिए। अगर कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक है तो इसका मतलब वो तीनों फॉलो कर रहा है।
और ये तीनों रूल का जो कॉम्बिनेशन है कलेक्टिवली, इनको हम कहते हैं हक्कल रूल, या इनको हम 4n+2 रूल भी सर कहते यहाँ हैं। पे बुक के अंदर ना क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी के अंदर 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। 7 पॉइंट्स हैं, वो भी यही है, बेसिक्स तो यही है, बेसिक्स जो है ना वो यही है इसके। फिर यस। उनके जो 4n+2 के लिए दी गई है ना, वो डिफरेंट होगा। आइन के लिए डिफरेंट है, जैसे ये आइन है, ठीक है, आइन की बात करते हैं तो एग्जांपल्स के तौर पे हैं वो चीज़ें। बेसिक्स यही तीन है, ठीक है, बेसिक्स यही तीन है। अगर आप उसको रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमने बेसिक पढ़े हैं ना, यही चीज़ें हैं। उसको मैं यहाँ पे पिक्चर भी अपलोड कर दूंगा आपको, उसको भी मैं समझा दूंगा साथ में, ठीक है। एनुलीन्स की बात की गई है। अगर हम एनुलीन की बात करें, 4 एनुलीन, 6 एनुलीन, 8 एनुलीन, 10 एनुलीन। ये एनुलीन क्या है? ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स को बयान करने के लिए है, जिनमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशंस पर मौजूद होते हैं, उनको हम एनुलीन्स कहते हैं। और ये जो नंबर साथ लिखा गया है ब्रैकेट के अंदर, ये जाहिर करता है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को। जैसे यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6, तो 6 एनुलीन। यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 8 एनुलीन, ठीक है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 10 एनुलीन। तो इस तरह से एनुलीन जो है ये एक किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करती है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताएं कि क्या ये जो 4 एनुलीन है, क्या ये एरोमेटिक है? तो आप बताएंगे कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 4n+2 में नहीं आते, ना ही 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इस रूल में, तो इसलिए ये दोनों एरोमेटिक नहीं हैं, ठीक है। बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, जी हाँ, 4n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो उससे 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो बेंजीन एरोमेटिक है। 10 एनुलीन, 4n+2 वैल्यू तो ये फुलफिल करता है, लेकिन ये हक्कल रूल पूरी तरह से फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूल है ये एनुलीन, ये को प्लेनर नहीं है, इसके तमाम एटम्स एक प्लेन में मौजूद नहीं होते। तो इस बेस पे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये आपने रूल्स पढ़ लिए, इसी रूल्स पर डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं। जैसे ये आपके पास फ्यूरॉन की एग्जांपल है, ठीक है। एक मिनट बेटा, मैं आता हूँ। जी, तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है, जिनसे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एरोमेटिक हैं और कौन से एरोमेटिक नहीं हैं। ये साइक्लोटेट्रा ऑक्टाटेट्राइन की अक्सर एग्जांपल पूछी जाती है पेपर में कि क्या ये एरोमेटिक है या नहीं। तो आप बताते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कोप्लेनर नहीं है। ये देखें, ये जो एरिया है ये टब शेप की तरह होता है, इसके जो दो ऊपर वाले दो बॉन्ड इधर वाले और ये दो कार्बन आइटम्स ये भी आउट ऑफ द प्लेन चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। ये एग्जांपल पूछी जाती है। बाकी पेपर में इस हवाले से आयंस के हवाले से पूछ लेते हैं कि कौन से आयंस जो हैं वो एरोमेटिक हैं और कौन से नहीं हैं। ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए है क्वेश्चंस, ठीक है, इस पे आप प्रैक्टिस करें। इसमें और कोई नई बात इसमें नहीं लिखी गई है, ये जस्ट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को देखें, ठीक है, और इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कल मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक लेक्चर दिया था साथ में, जिसमें मैंने बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन पर अटैक करता है, जिससे बेंजीन अपने कार्बोकेटाइन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर देता है, ठीक है।
और जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जाता है, ठीक है। सो ये जो बेंजीन के ऊपर किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना है, ये एक स्लो स्टेप है, रेट डिटर्मिंग स्टेप है, ठीक है। और उसके बाद सेकंड स्टेप में जो बेंजीन है वो अपनी एरोमेटिसिटी वापस हासिल कर लेता है विद द हेल्प ऑफ बेस, ठीक है। ये बेस इस हाइड्रोजन को ले जाती है और बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी वापस हासिल कर लेता है। उस पर भी डिफरेंट मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के क्वेश्चंस आपको समझाए थे, ठीक है। उस लेक्चर को आप गौर से देखें। नाइट्रेशन है, नाइट्रेशन रिएक्शन है, सल्फोनेशन है, उसके बाद हेलोजिनेशन है। ये सारे रिएक्शंस जो हैं इनकी बेस यही है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया। इन सब रिएक्शंस की जो बेस है वो यही है कि तमाम रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। यानी जो भी ग्रुप अगर अटैच कर रहे हैं उसके ऊपर पहले पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो जब अटैच होगा बेंजीन के साथ तो वो बेंजीन को कार्बोकेटाइन बनाएगा और फिर फर्दर बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी वापस हासिल कर लेता है। ये क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन है, इसमें भी वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इन क्वेश्चंस को मैंने फिर आपकी बुक से भी ये नोट्स वगैरह जो मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं उनसे भी मैंने दिखाए थे आपको, ठीक है। नाइट्रेशन रिएक्शन हो गया, उसके बाद फिर ये इसी का मैकेनिज्म बताया गया है, ठीक है। फर्स्ट स्लो स्टेप है, उसके बाद फिर सेकंड स्टेप में H जो है वो चला जाता है और नाइट्रोजन NO2 ग्रुप जो है वो बेंजीन के साथ अटैच हो जाता है। इस तरह से सल्फोनेशन थी, ठीक है। ये डिफरेंट रिएक्शन हैं, सब बेस वही है, हेलोजिनेशन है। उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस हैं, अल्काइलेशन हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो गया, ठीक है। दोनों रिएक्शंस हैं, इनमें भी वही फिनोमेना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लोरोमिथाइलेशन है। ये चंद एक रिएक्शंस, डिफरेंट रिएक्शंस भी दिए गए थे, जैसे ये क्लोरोमिथाइलेशन है, हाँ जी क्लोरोमिथाइलेशन रिएक्शन है, ठीक है। और इसके बाद फिर फॉर्माइलेशन था जिसमें गटरमैन कूच रिएक्शन है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के फ्यूम्स को, बबल्स को हम HCl के साथ मिक्स करके बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं AlCl3 की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन में ये बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, बेंजल्डिहाइड बनता है। तो इसे हम गटरमैन कूच रिएक्शन कहते हैं। ये भी आपकी बुक में दिया गया है, इसका मैकेनिज्म भी दिया गया है। वही मैकेनिज्म है सेम, कि पहले एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल तैयार होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा और फिर बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और सेकंड स्टेप में बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी वापस हासिल करता है। तो बेस वही है, अगर आपको बेस पता है तो आप ये सारे रिएक्शंस कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये था गटरमैन कूच रिएक्शन, ठीक है, इसे हम गटरमैन कूच रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद है जी गटरमैन रिएक्शन। इसमें हम पढ़ते हैं HCN, जिसमें हम HCN और CO, HCN HCl के साथ रिएक्शन करवा के हम बेंजीन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं तो इससे बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो बेंजीन इनटू बेंजल्डिहाइड बाय गटरमैन रिएक्शन और गटरमैन कूच रिएक्शन, ठीक है। विद फॉर्माइल फ्लोराइड, फॉर्माइल फ्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H और H की जगह पे हमने फ्लोरीन लगा दिया है, तो फॉर्माइल फ्लोराइड, इसका अगर हम रिएक्शन करवाते हैं बेंजीन के साथ तो ये भी बेंजल्डिहाइड बनाता है, ठीक है। ये बेंजल्डिहाइड के रिएक्शंस हैं। फिर एडिशन रिएक्शन था कि बेंजीन में जब हम कोई हाइड्रोजन ऐड करते हैं, ठीक है, हाइड्रोजनेशन होगी, साइक्लोहेक्सेन बनेगी। और बिर्च रिडक्शन में हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, निकल कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और बेंजोइक एसिड या बेंजीन को कन्वर्ट करते हैं साइक्लोहेक्सा 2,5 डाईईन के अंदर, ठीक है। यानी ये सिंपल हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। एडिशन ऑफ हैलोजेंस है, हम अगर हैलोजेंस की एडिशन कर सकते हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि ये बात याद रखनी है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शंस इतने अच्छे नहीं देता जितने वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है, ठीक है। यानी बेंजीन प्रेफरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना चाहता है, एडिशन रिएक्शन नहीं देता, ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट और टेम्परेचर और रेडिएशंस यूज़ करते हैं तो बेंजीन ये रिएक्शन देने पर भी मजबूर
हो सकता है, मजबूर किया जा सकता है बेंजीन को, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं बेंजीन के, चंद एक ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं जिनमें हम अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं तो बेंजीन को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। जैसे कंबशन रिएक्शन है, कंबशन में ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न किया जाए तो क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये CO2 और वाटर रिलीज करेगा। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन थी बेंजीन के, अगर हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं 9O2 में, ठीक है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, बेरिडियम पेंटऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको करवाया जाता है 400 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो ये मैलिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कार्बन 4 कार्बन एटम्स हैं जिसमें एक डबल बॉन्ड होता है, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये कार्बन जो है वो दोनों ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच होती हैं, इसको हम मैलिक एनहाइड्राइड कहते हैं। सो बेंजीन इनटू मैलिक एनहाइड्राइड कन्वर्जन। ओजोनोलाइसिस है जिसमें बेंजीन जो है वो ओजोन लेयर के साथ रिएक्ट करती है और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके ये ऑक्सैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, ऑक्सैल्डिहाइड में। रिएक्शंस ऑफ होमोलोगस ऑफ बेंजीन, मैं दोबारा करता हूँ इसको। हाँ जी, अब हो रही है स्क्रीन शो? यस सर। ठीक है। सो रिएक्शंस ऑफ होमोलोगस ऑफ बेंजीन के, अगर हम बेंजीन के होमोलोगस लेते हैं, ठीक है, मतलब क्या मतलब कि बेंजीन पर अगर कोई सब्स्टिट्यूट अटैच हो तो इसे हम होमोलोगस ऑफ बेंजीन कहते हैं। तो इनके रिएक्शंस किस तरह से होते हैं किसी भी रिएजेंट्स के साथ, किसी भी रिएक्टेंट के साथ, ठीक है। जैसे टॉलुइन है, टॉलुइन के साथ अगर हम क्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं तो इस CH3 की क्लोरीनेशन होगी, फिर बेंजीन में ये क्लोरीन ऐड नहीं होगी, ठीक है। ये क्लोरीन पहले मिथाइल ग्रुप में जाकर ऐड होगी, इसका जो H है वो हटाकर खुद उसकी जगह पे अटैच हो जाएगी, ठीक है। तो जब तक तमाम हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाते तब तक ये क्लोरीन ऐड होती चली जाएगी, ठीक है। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ऐड होती है। देखें ये फ्री रेडिकल बनते हैं और ये रेडिकल्स फिर मिथाइल रेडिकल बनाते हैं, ठीक है, और फिर ये मिथाइल रेडिकल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके CH2Cl बनाता है, और फिर इस तरह से ये फर्दर रिएक्शन चलता जाता है, और जब तक तमाम हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाते तब तक ये इसमें अटैच होती चली जाती है। ऑक्सीडेशन ऑफ साइड चेन, जी साइड चेन रिएक्शंस हैं, अगर हम साइड चेन मौजूद हो, अगर हम उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में और एक स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में, तो ये ऑक्सीडेशन देने पर मजबूर होते हैं और ये जो ग्रुप है CH3 ग्रुप, ये ऑक्सीडाइज होकर COOH बन जाता है, बेंजोइक एसिड। सो कन्वर्जन आ सकती है टॉलोइन इनटू बेंजोइक एसिड, और इसमें इथाइल बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड, तो जो भी ग्रुप लगा होगा उसको वो COOH में कन्वर्ट कर देगा। ये इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं लाइक अल्कलीन KMnO4, ठीक है, तो ये बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करेगा। अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं लाइक Cr2O3 क्रोमियम ऑक्साइड, तो वो इसको ऑक्सीडाइज करता है और वो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अभी एक और रिएक्शन आएगा, वो इस बुक में है, दूसरी सेकंड बुक में, तो वो भी आपको दिखा दूंगा। सो टॉलुइन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है फर्दर, हमारे पास बेंजल्डिहाइड में भी कन्वर्ट हो सकती है विद हेल्प ऑफ Cr2O3। इसके बाद हाँ जी, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिएक्शंस के बाद ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि बेंजीन में जब एक सब्स्टिट्यूएंट पहले से मौजूद हो तो नया आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पोजीशन पे जाकर अटैच होगा, ठीक है। बेंजीन में जैसे ये देखें, ये क्लोरोबेंजीन है, इसमें पहले से एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है Cl, क्लोरीन पहले से अटैच है। अब एक नया सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन पर आकर अटैक कर रहा है, ठीक है। तो अब जो पुराना सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट है, वो डिसाइड करेगा कि जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है
वो किस पोजीशन पे जाकर अटैच होगा। ठीक है, यानी अब बेंजीन इसमें कोई ख़ास रोल प्ले नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ पोजीशन प्रोवाइड करता है, और जो ऊपर मौजूद सब्स्टिट्यूएंट है वो पोजीशन बताता है कि आने वाले सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पोजीशन पर जाकर अटैच हो सकता है। तो इसी चीज़ को डिस्कस किया गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 24, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, कि जो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा बेंजीन पर वो क्या इफेक्ट दिखाता है ऑन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब किस पोजीशन पर जाकर हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, एंड रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन रिंग, और साथ ही साथ ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हमने डिस्कस करना है। ये देखा गया है कि बेंजीन पे जो पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट है वो ना सिर्फ बेंजीन के ऊपर आने वाले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन डिसाइड करवाता है, बल्कि साथ ही साथ वो ये भी देखता है कि बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है कि वो कम होगी या ज़्यादा होगी। ठीक है, वो बेंजीन की रिएक्टिविटी पर भी इफ़ेक्ट डालता है। इसी चीज़ को डिस्कस किया गया है। पहला पॉइंट इसमें है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन ओरिएंटेशन। पहले से मौजूद सब्स्टिट्यूएंट ये बेंजीन रिंग में आने वाले ग्रुप के लिए पोजीशन डिटरमिन करता है। ठीक है, जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड की गई हैं इनको, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स जो बेंजीन के साथ पहले से अटैच हैं और आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं, तो उनको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कहते हैं। जनरली इनमें कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, C6H5 फिनाइल ग्रुप हो सकता है, OH ग्रुप, NHR, NH2, इसी सीक्वेंस में आपको याद करने हैं ये ग्रुप्स। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो किसका है और फिर कम किसका है, इस तरह से ये ऑल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ठीक है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, यानी कि ये जब भी अटैच होंगे बेंजीन के साथ तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को डायरेक्ट करेंगे। सेकंड टाइप है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ऐसे ग्रुप्स जो इनकमिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट करते हैं। वो ये दिए गए हैं, COOH है, CHO है, CN साइनाइड नाइट्रो ग्रुप है, COR, SO3H है, एक्सेट्रा। ये तमाम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। ठीक है, यानी ये जब भी बेंजीन के साथ ऊपर बेंजीन के ऊपर अगर ये COOH लगा हुआ है तो जो आने वाला कोई भी ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल उसको कहाँ पे अटैच करवाएगा, मेटा पोजीशन पे अटैच करवाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस याद करने के लिए कि कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है और कौन सा ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इस फर्क को याद रखने के लिए एक आसान सी बात आपको मैं बताता चलूँ कि ऐसे ग्रुप जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है वो आम तौर पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। ऐसे ग्रुप्स जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, नाइट्रो ग्रुप में डबल बॉन्ड है, बेंजल्डिहाइड में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, इसमें भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी ग्रुप जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, यूजुअली मेटा डायरेक्टिंग, ऑल तो उसमें एक्सेप्शंस मौजूद हैं, एक्सेप्शंस भी आती हैं, लेकिन जनरली ज़्यादातर वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, और जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। जैसे ये देख लें, इसमें फिनाइल ग्रुप में, अल्काइल ग्रुप में, ठीक है, OH है, इसमें नहीं है, OR है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता वो ज़्यादातर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, और जिनमें डबल बॉन्ड होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रिएक्टिविटी। अब देखते हैं कि रिएक्टिविटी पर ये जो सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या इफेक्ट डालते हैं।
हमारे पास जो हमने ये दो कैटेगरीज देखी हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, इसमें सिंपल सी बात है कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टूवर्ड्स द बेंजीन रिंग। कि जब भी बेंजीन रिंग के साथ ये ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, OH ग्रुप हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी ग्रुप हो गया इनमें से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग वाला, तो वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। यानी जो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट है वो आसानी से अटैक कर सकेगा। बेंजीन रिएक्टिव हो गई है ना, तो बेंजीन के साथ वो आसानी से रिएक्ट कर सकेगा। जैसे ये एग्जांपल देखें, ये एग्जांपल है, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये अल्काइल ग्रुप है। ये क्या करता है, बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो जब बेंजीन रिएक्टिव हो जाएगी तो इसकी अगर हमने नाइट्रेशन करवानी है, NO2 ग्रुप लगाना है, तो वो आसानी से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच हो सकेगा। इसके लिए हमें कोई ड्रास्टिक कंडीशंस नहीं अप्लाई करनी पड़ रही, कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं देनी पड़ रही। 300 केल्विन टेम्परेचर है, ठीक है, और रूम टेम्परेचर, और इसमें डाइल्यूट HNO3 हमने यूज़ किया है और जस्ट वो H2SO4 कैटलिस्ट यूज़ किया है और आसानी से नाइट्रेशन हो गई है, कोई मुश्किल नहीं आई। दूसरी चीज़, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। यानी आने वाला जो सब्स्टिट्यूएंट है, अब अगर वो बेंजीन पे अटैक करेगा तो उसको बहुत मुश्किल होगी, इतना आसान नहीं है रिएक्ट करना, क्योंकि बेंजीन रिएक्टिव नहीं है, बेंजीन की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई है। तो ये जो ग्रुप्स हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ये बेंजीन में से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ही खींच लेंगे तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप, उसको बेंजीन में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने खींच लिए हैं। जैसे ये देखें, नाइट्रो ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है। जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, NO2 ग्रुप, अगर ये बेंजीन पे लगा हो, देखें बेंजीन पे लगा हुआ है, इसने क्या किया है कि बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है, खींच लिया है, तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। तो अगर अब हम नाइट्रेशन करवाना चाहते हैं, यानी NO2 ग्रुप दोबारा अटैच करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, सॉरी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, NO2 ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है, इसने अटैक करना है बेंजीन पर, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब अगर ये इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे अटैक करेगा तो ये आसानी से अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब इसमें बेंजीन की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो गई है। तो हमें कंडीशन ड्रास्टिक करनी पड़ती है कि हमें डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करना पड़ता है, ड्रास्टिक कंडीशन, ठीक है। तो एक्सट्रीम कंडीशन की तरफ हम जाते हैं, तब जाके नाइट्रेशन पॉसिबल होती है, ठीक है। सो जो भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, और जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। अब यही चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, बार बार इसी चीज़ की प्रैक्टिस करवाई गई है, मेन कॉन्सेप्ट यही है, आपकी बुक में भी मेन कॉन्सेप्ट यही है। अब इस चीज़ की हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए कि आपको पता चले कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करें ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव एंड रेजोनेंस इफेक्ट, थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन के साथ अटैच होता है तो वो एक्चुअली क्या करता है, बेंजीन को कार्बोकैटाइन बनाता है, ठीक है। और जो कार्बोकैटाइन बनते हैं वो रेजोनेंस के जरिए स्टेबिलिटी हासिल करते हैं, ठीक है। उनमें रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस से पॉजिटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जाता है, ठीक है। तो ये काम करता है इलेक्ट्रोफाइल पहले स्टेप में, और फिर सेकंड स्टेप में बेंजीन इसको H को रिमूव करता है
और अपनी एरोमेटिसिटी वापस हासिल करता है। ये अब इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि अगर कोई ग्रुप अटैच हो तो वो अपना इंडक्टिव और मीजोमेरिक इफेक्ट के ज़रिए कैसे बेंजीन के जो कार्बोकैटाइन बनते हैं उसको स्टेबलाइज या डीस्टेबलाइज करता है। ठीक, इसी चीज़ को देखना है। जैसे टॉलुइन की बात करते हैं, CH3, इसमें पॉजिटिव चार्ज आया, अटैच हुआ यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज किधर, जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर जाएगा, साथ वाली पोजीशन पे। अगर देखें ना, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये ए इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा यहाँ पे, डबल बॉन्ड हासिल कर लेगा, तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा। इसके साथ तो बॉन्ड मौजूद है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के पास, लेकिन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पर में पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब मिथाइल ग्रुप है ऊपर, मिथाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब जो पॉजिटिव चार्ज आया है उसको कम करने के लिए, कंपनसेट करने के लिए मिथाइल अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। खैर है, स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक जो कैटाइन बनेगा ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है। बेंजीन की तरफ देखें, इसमें इलेक्ट्रोफाइल आया, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें पॉजिटिव चार्ज आया है, लेकिन ऊपर कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसको पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करे, डिक्रीज करे। तो बेंजीन की निस्बत ये टॉलुइन ज्यादा तेजी के साथ इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कैरी करेगा। अगर पूछा जाए कि टॉलुइन बेंजीन से ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है, क्या रीजन है? आप यही रीजन लिखेंगे कि जब इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है तो जो मिथाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के जरिए इस पॉजिटिव चार्ज को डिस्पर्स करता है और इस कार्बोकैटाइन को स्टेबलाइज करता है, और स्टेबलाइज कार्बोकैटाइन की वजह से ये टॉलुइन ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है इस बेंजीन की निस्बत, क्योंकि बेंजीन में तो ये ऊपर पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए कोई है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है ही नहीं। ठीक है, फर्दर एक और पार्ट देखें इसी क्वेश्चन का, एक और छोटा सा क्वेश्चन ये भी बनता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से। बेंजीन और नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन क्या आपने देख लिया, अब आप नाइट्रोबेंजीन पे आ जाए। नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल आया, अटैच हुआ, पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए ओ लो, ऊपर से जो नाइट्रो ग्रुप है वो कम क्या कर रहा है, वो तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, वो तो और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी इस कार्बोकैटाइन को और ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन नहीं होना चाह रहा, ये रिएक्शन नहीं होगा आसानी से। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई नाइट्रोबेंजीन हो तो नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देता, क्योंकि जो कार्बोकैटाइन बनता है वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल कार्बोकैटाइन है। तो पॉजिटिव चार्ज आया, वो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच रहा है नाइट्रो ग्रुप, तो क्या फिर स्टेबिलिटी बनेगी उसकी, जबकि बेंजीन में ऐसा नहीं है, बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कुछ नहीं है खींचने वाला। तो बेंजीन के विद रिस्पेक्ट नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देना चाहेगा। ठीक है, बेंजीन के विद रिस्पेक्ट नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देना चाहेगा, और टॉलुइन और बेंजीन के कंपैरिजन में टॉलुइन कहेगा हाँ मैं दे सकता हूँ ये रिएक्शन, क्योंकि मेरा जो कार्बोकैटाइन है मैं उसको स्टेबलाइज कर लूंगा, बेंजीन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा तेज़ी के साथ रिएक्शन देगा, बेंजीन उससे कम, और फिर टॉलुइन नाइट्रोबेंजीन सबसे कम रिएक्शन देने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं, अब इसी चीज़ को बार बार एक्सप्लेन किया जाएगा। अब ये ऑर्थो पैरा
इफेक्ट ऑफ अमाइनो ग्रुप है, NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप लगा हुआ है। अब इसमें देखें, जब इलेक्ट्रोफाइल अटैच हुआ ए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखते हैं कि ये क्या करता है पॉजिटिव चार्ज को, एक्सप्लेनेशन के साथ बॉन्ड घुमा घुमा के देखते हैं। पहले ये बॉन्ड इधर आएगा, ये देखें आ गया, फिर ये बॉन्ड इधर आएगा, ये आ गया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। फिर सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में ये हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है, इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो इसके साथ भी बन सकता है, इस लोन पेयर के साथ भी। ठीक है, ये लोन पेयर के साथ भी ये पॉजिटिव चार्ज का बन सकता है। अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रहने दें और ये डबल बॉन्ड को इधर ले आए, सॉरी लोन पेयर को यहाँ पे ले आए एज अ डबल बॉन्ड, तो ये इसकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड्स हो गए हैं तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, ऑर्थो अटैक से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसके बाद ये कंडीशन, इसमें भी इसी तरह से अगर हम पैरा पे अटैक देखें, पैरा अटैक पे भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। मेटा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा तो ऑर्थो पे और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता। अब याद रखिएगा कि यहाँ जो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया है स्ट्रक्चर नंबर 4 के अंदर, स्ट्रक्चर नंबर 8 के अंदर, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो नाइट्रोजन है ये अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त कर रहा है और लोन पेयर को अंदर डोनेट करके रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है बनिस्बत इस मेटा इफेक्ट के, जिसमें नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, ये कम स्टेबल है। ठीक है, और इसमें ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक होता है। ठीक है, ये जस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। क्लोरीन का इफेक्ट पूछा गया है। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास तीन लोन पेयर्स हैं। ये देखिए, क्लोरीन के पास एक पॉजिटिव चार्ज आया, फिर इसने अपना ये वाला लोन पेयर यूज़ किया, इसके पास 2 और भी लोन पेयर्स हैं, उनको भी यूज़ कर सकता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देने के लिए। तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्टेबल आइन बनेगा। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगी, ये ज़्यादा स्टेबल आइन बनेंगे। इस वजह से क्लोरीन भी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को अटैच करवाता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को डायरेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि इससे इसको स्टेबिलिटी मिलती है, कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। जबकि अगर आप मेटा पे देखेंगे तो मेटा पोजीशन पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, जिसकी वजह से क्लोरीन जो है ये अपने लोन पेयर को इस्तेमाल नहीं कर सकता रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो मेटा अटैक इतना अच्छा नहीं है क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कम बनते हैं, इसमें क्लोरीन अपने लोन पेयर्स यूज़ नहीं कर पाता रेजोनेंस के लिए, तो ये कम स्टेबल है, इसलिए मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं होगा। इसी तरह की एग्जांपल और भी दी गई हैं, CH3 के हवाले से एग्जांपल दी गई है। ठीक है, ये भी आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज इधर आया तो इसको वो कम कर देगा। ठीक है, स्ट्रक्चर नंबर 5 के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज इधर आया तो इसको कम कर देगा। इसलिए जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथाइल की प्रेजेंस में बेंजीन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। ठीक है, जबकि इसमें अगर आप देखेंगे अगर वो मेटा पे अटैच हो तो मेटा पे अटैच हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आता है, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे जाता है, इस पोजीशन पे नहीं आता, जिसकी वजह से मिथाइल उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाता कार्बोकेटाइन को। इसको तो नहीं स्टेबलाइज कर पाएगा ना, पॉजिटिव चार्ज दूर है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज दूर है, इसको स्टेबलाइज कर पाएगा इस पॉजिटिव चार्ज को। तो ये जो बनने वाला पॉजिटिव चार्ज है ये बनेगा, इसी तरह ये भी बनेगा क्योंकि ये दोनों स्टेबल है। तो इस वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन दोनों पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो सकता है इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑन बेंजीन, यानी टॉलुइन में। ठीक है, तो टॉलुइन जो है ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। उसके बाद नाइट्रो ग्रुप का डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट दिया गया है कि नाइट्रो ग्रुप में जो अगर हम देखें
तो जो नाइट्रो ग्रुप है ये पॉजिटिव चार्ज को, नाइट्रो ग्रुप जो है पहले पॉजिटिव चार्ज इधर आता है, अगर हम ऑर्थो पोजीशन पे अटैच करवाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता है, जिससे पहले से ही वो नाइट्रो ग्रुप ऊपर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल कंडीशन बन रही है। इसमें भी देख लें, ये भी अनस्टेबल कंडीशन बन रही है। तो ये दोनों कब आ रही है अनस्टेबल कंडीशंस? जब सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो पे और पैरा पे अटैच हुआ है, तो ये अनस्टेबल कंडीशंस आ रही हैं, स्पेशल अनस्टेबल कंडीशंस है। तो इसलिए सब्स्टिट्यूएंट ऑर्थो और पैरा पे अटैच नहीं होगा, तो वो कहाँ पे जाएगा? मेटा पे जाएगा, क्योंकि मेटा पे अटैच होने से जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पोजीशन पे नहीं आता। देखें, ये देखें, इस पोजीशन पे नहीं आता। इसीलिए नाइट्रो ग्रुप जब बेंजीन पे अटैच होगा तो वो आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को कहेगा चलो तुम मेटा पोजीशन पे चले जाओ, क्योंकि उस पोजीशन पे जाने से ये आयन स्टेबल होगा, थोड़ा बहुत स्टेबलाइज होगा। ठीक है, ये भी एग्जांपल दी गई है अल्कोक्सी ग्रुप की भी। उसके बाद टॉलुइन की प्रेपरेशंस दी गई हैं। ये देखें, यहाँ भी दिया गया है ओरिएंटेशन इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है कि वो जो वाई ग्रुप है वो या तो ऑर्थो पे अटैच हो सकता है, मेटा पे या पैरा पे। ठीक है, फिर उसको वो कहता है कि दो किस्म के हमारे पास ग्रुप्स हैं। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, ये दो किस्म के ग्रुप्स होते हैं। फर्दर इसको तीन किस्म की डिविजन्स की गई हैं, लेकिन वो हमने कंबाइंड कर दिया है हेलोजेंस के हवाले से है वो। मैं भी आपको यहाँ बता देता हूँ अलहदा से भी कि ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, जितने भी हेलोजेंस हैं अगर ये बेंजीन के ऊपर अटैच होंगे तो इनको हम ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्शन केस है। वैसे आम तौर पे हम क्या कहते हैं कि यूजुअली जितने भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, वो सारे के सारे बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हेलोजेंस, हेलोजेंस ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, लेकिन ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स हैं, यानी कि डीएक्टिवेट करते हैं बेंजीन को। ठीक है, ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं हेलोजेंस। इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बेंजीन की उसको ऊपर खींचते हैं अपनी तरफ। ठीक है, इनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहेंगे, रिएक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। हेलोजेंस है ना, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग जो है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी हाई होती है इस वजह से। ठीक है, फर्दर इनके पास तो फिर सवाल पूछा जाए कि हेलोजेंस जो है अगर ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं, तो फिर आने वाला सबस्ट्रेट तो मेटा पोजीशन पे जाना चाहिए, आने वाला सबस्ट्रेट मेटा पोजीशन पे जाना चाहिए। देखें ना, जो भी हमारे पास ग्रुप होगा, ये देखें, जो भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है वो क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे घुमाता है, जिससे मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा रहती है। तो अगर हेलोजेंस डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचने वाले हैं, तो फिर इनको भी मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होना चाहिए, हेलोजेंस को। ये क्यों ऑर्थो पैरा है? हेलोजेंस को मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होना चाहिए, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं, मेटा डायरेक्टर। ठीक है, जैसे नाइट्रो ग्रुप है तो हेलोजेंस भी विथड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो फिर क्यों हम ये कहते हैं कि जो हेलोजेंस हैं वो ऑर्थो पैरा हैं जी? ऐसा क्यों है? क्योंकि हेलोजेंस के पास एक लोन पेयर मौजूद है और ये मीजोमेरिक इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट दिखाते हैं। आपको मैंने जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे उस वक्त मैंने बताया था कि
जो इनका मीजोमेरिक इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है, यानी इनके जो लोन पेयर्स हैं वो अंदर की तरफ डोनेट करते हैं। नो डाउट के इंडक्टिव इफेक्ट के मुताबिक क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है, बट आपको मैंने ये भी बताया था कि मीजोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट करता है और जो लोन पेयर है वो बेंजीन के अंदर डोनेट हो जाता है। ठीक है, तो जब बेंजीन के अंदर डोनेट होगा तो इससे ये नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर जाता है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे बढ़ती है, तो इस वजह से जो आने वाला सब्स्टिट्यूएंट है वो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे जाकर अटैच होता है। ठीक है, सो ये एक डिफरेंट केस है, बाकी सबका सेम केस वही। ठीक है, इसमें भी एग्जांपल भी दी गई हैं, नाइट्रो ग्रुप की एग्जांपल के साथ समझाया गया है कि मेटा डायरेक्टर ग्रुप्स कौन से होते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी इनको कहते हैं। ठीक है, ऑर्थो अटैक अगर होगा तो वो कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, पैरा अटैक होगा तो कैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो या पैरा पोजीशन पे अटैच हो, दोनों पोजीशंस पर अटैच होने से पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे आता है जो डायरेक्टली नाइट्रो ग्रुप के साथ अटैच है। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है, तो ये बहुत ही अनस्टेबल कंडीशन बनती है। इधर भी अनस्टेबल कंडीशन बनती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इस नाइट्रो ग्रुप की प्रेजेंस में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच नहीं होगा, वो मेटा पे अटैच होगा, ताकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस पोजीशन पे ना जाए जिसके साथ डायरेक्टली कार्बन अटैच है, सॉरी नाइट्रोजन अटैच है, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, सो इसलिए मेटा पोजीशन पे अटैच होता है। ये चीज़ हमने उसमें एग्जांपल्स में भी देख ली हैं। बस यहाँ तक है आपका कोर्स। डाई सब्स्टिट्यूटिव बेंजीन नहीं है, ये आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, ये भी कोर्स में नहीं है, ये 3 पेजेस कोर्स में नहीं है। यहाँ तक आपके कोर्स में है कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से हैं, इसमें एग्जांपल्स पूछी जा सकती हैं, क्वेश्चंस। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है, कन्वर्जन्स हैं जस्ट आपको याद रखने के लिए, इसमें आप प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड रिडक्शन है, देखें ये सारी प्रैक्टिस है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि पेपर्स में कन्वर्जन्स लाजमी पूछी जाती हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ख़ास तौर पे ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, इनके जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर ये एक रिएक्शन बुक में नहीं लिखा हुआ तो आप कहें जी ये हमारी बुक में नहीं था इसलिए हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो कुछ रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ख़ास तौर पे क्लीमेंसन हो गया, बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, टॉलुइन फॉर्मेशन हो गई, इसी तरह से बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, जो बाई नेम रिएक्शंस हैं ख़ास तौर पे उनको लाजमी याद किया करें, बाई नेम रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। ठीक है, जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन है, अगर बुक में नहीं भी दिया हुआ तो आप उसको करें। ठीक है, वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड से हम इसको टॉलुइन में कन्वर्ट करते हैं। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ये हमने कल भी देखा था कि इसको हम अलग कर लेते हैं और CH3 ग्रुप को इसके साथ अटैच कर लेते हैं। ठीक है, ये आपके बेशक इसको छोड़ सकते हैं आप, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ टोलोइक एसिड, ये आप छोड़ सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये पूछा नहीं जाता ज़्यादातर, ये भी छोड़ सकते हैं, सिसरोल विद जिंक डस्ट। ठीक है, ये 2 रिएक्शंस ही हैं जो नहीं पूछे जाते, वरना अगर आप करना चाहें तो ये 2 रिएक्शंस इतना मुश्किल तो नहीं है, अगर आप वो सारे कर रहे हैं तो ये भी कर सकते हैं। टॉलुइन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये भी पूछी तो नहीं जाती, लेकिन जैसा कि अभी बस मैंने आपको बता दिया है, उतना अगर आपको याद है तो इस चीज़ में भी आपको मुश्किल नहीं आनी। ठीक है, मैंने जैसे कि अभी बताया कि जो भी अल्काइल ग्रुप है ना बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है, तो अल्काइल ग्रुप क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर आने वाले सब्सटेंट को डायरेक्ट करेगा, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, बेंजीन की रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है।
तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आने वाला सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा। तो इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में तो फिर ये एडिशन हो जाती है ना, ठीक है, Cl जो है वो सब जगह पे जाके अटैच हो जाता है। द एब्सेंस ऑफ सनलाइट एंड आयरन कैटलिस्ट यूज करेंगे तो क्लोरीन ऑर्थो पे और पैरा पे अटैच हो जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह से अगर आप नाइट्रेशन करवाते हैं, ठीक है, HNO3, उसमें भी नाइट्रो ग्रुप जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाता है। तो नाइट्रो ग्रुप के लिए आप H2SO4 कैटलिस्ट यूज करते हैं, HNO3 के जरिए नाइट्रेशन करवाई जाती है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, अल्काइलेशन में हम अल्काइल ग्रुप की अटैच करवाते हैं, CH3 अटैच करवाते हैं, ठीक है। पहले आपने सिर्फ बेंजीन के साथ अल्काइलेशन करवाई थी, ठीक है, यही कैटलिस्ट यूज़ किया था AlCl3, और यही रिएजेंट यूज़ किया था CH3Cl। बस फ़र्क इतना था कि ऊपर बेंजीन के ऊपर CH3 नहीं था, अब पहले से मौजूद है CH3, तो वो अब इस CH3 को क्या करेगा कि आ जाओ तुम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जाकर अटैच हो जाओ, तो इसे हम ऑर्थोजाइलिन और पैराजाइलिन कहते हैं। तो टोलुइन इनटू ऑर्थोजाइलिन पैराजाइलिन। अच्छा, इसको अगर हमने मेटा पे लेके जाना हो तो इसकी भी कन्वर्जन दी गई है कि आप AlCl3 यूज़ करें और टेम्परेचर 273 से 353 तक ले जाएं, बस ये फ़र्क है, टेम्परेचर फ़र्क है। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो वो जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मेटा पोजीशन पे जाकर अटैच होगा, बस। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, एसाइल ग्रुप लगाना है। तो अब टॉलुइन, अब देखिए ना, सिर्फ फ़र्क इतना आया कि टॉलुइन के CH3 आ गया, तो अगर CH3 है तो वो कहेगा कि जो भी ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। तो रिएक्शन चाहे जो भी हो, रिएक्शन अभी हमने ये सारे पढ़ लिए हैं, ये अल्काइलेशन भी पहले पढ़ी थी, बेंजीन की अल्काइलेशन पढ़ी थी, टॉलुइन की तो नहीं पढ़ी थी, एसाइलेशन भी पढ़ ली है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि टॉलुइन हो तो वो जो CH3 ग्रुप है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर ग्रुप है, तो जो जो भी इलेक्ट्रोफाइल हो उससे हमें क्या परेशानी, बस हमें पता हो कि बस इसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैच होना है, ठीक है। सल्फोनेशन है तो उसमें भी हमें पता है कि उसने ऑर्थो और पैरा पे अटैच करवाना है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे जो क्वेश्चन आपको आते हैं बुक में बस वही आपने करने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं। यही मैं रिएक्शन का जिक्र कर रहा था कि अगर आप ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो KMnO4 की प्रेजेंस में COH बनते हैं। अगर आप थोड़ा सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं CrO2 Cl2, ठीक है, इन द CCl4, तो इससे बेंजल्डिहाइड भी बन सकता है, ठीक है। बस ये याद रखने होते हैं कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करेंगे तो ऑक्सीडेशन थोड़ी होती है, और थोड़ी ऑक्सीडेशन का मतलब है कि OH या डबल बॉन्ड ऑक्सीजन H बनता है, ठीक है, या तो CHO बनेगा या COOH बनेगा। तो ये डिपेंड करता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं आप। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, ये सब एक ही चीज़ है। रिएक्शन आप बस सिर्फ इसको देख लें, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये याद भी करने हैं सारे, इनको सिर्फ एक बार देख लिया करें, ठीक है। याद आप बेशक वही किया करें, इनको सिर्फ एक बार देख लिया करें, एक नज़र देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कौन से हैं और इनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। बस इसके बाद ये वाले नहीं है, यहाँ तक है आज का हमारा लेक्चर, ठीक है, और इसको यहीं तक हम क्लोज़ करते हैं हमारे लेक्चर को। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।